हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन्हें प्रिपेयर करते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएँ। शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं वो क्या कि बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं, ईयर बाय ईयर। इन 8 क्वेश्चंस में से एक आध तो आपको हर हाल में बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। देखो टेपिटम कहाँ स्थित होता है कि टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मैं बना के दिखाता हूं आपको ये संरचना जरा। इस तरीके की संरचना आपने देखी होगी, ठीक है। और इसमें इस तरीके की 1 2 एक 3 लेयर से घिरी हुई संरचना है। और उस 3 लेयर की संरचना में कई सारी परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत, बाह्य परत और मध्य परत। और उस मध्य परत के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, पराग कण। तो टेपिटम क्या है, जैसे देखो ये सबसे बाहरी वाली परत हो गई, ये मध्य परत हो गई, यह अंता परत हुई। इसको हम बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंता त्वचा नाम दे सकते हैं। अब पराग कणों के बाहर जो एक लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, टेपिटम। टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ये वाली जो लेयर है सबसे बाहर, तो एक लेयर ये हो गई जिसको हम बोल सकते हैं बाह्य, इसको बोल सकते हैं मध्य त्वचा, इसको बोल सकते हैं अंतः त्वचा। और इस वाले लेयर को हम क्या नाम देते हैं, टेपिटम। और टेपिटम का काम क्या है कि जो परागकण विकसित हो रहे हैं उन परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म से युक्त होती हैं। ये सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक से युक्त होती है। मतलब क्या है कि ये जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक की संख्या एक से अधिक होती है। डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम कह सकते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है कि जिस कोशिका में केंद्रक की संख्या एक से अधिक होगी उसे हम बोलेंगे एक से अधिक केंद्रक युक्त कोशिका। तो जाहिर सी बात है कि टेपिटम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको बताया गया वो है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। ये पोषण प्रदान करेंगे और परागकण विकसित होंगे। और विकसित होने के बाद क्या करेंगे, वो पराग एक परिपक्व परागकण में रूपांतरित होकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होंगे और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो सबसे शार्ट या सबसे छोटी या फिर मैं कह सकता हूं सबसे शॉर्टेस्ट वे में यही बताया जा सकता है आपको, या फिर यही इसका एक सटीक आंसर होगा कि परागकणों को पोषण देना। टेपिटम का काम क्या है, परागकणों को पोषण देना। कहां स्थित है, सबसे आंतरिक भाग में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो क्या कहता है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। देखो सेब को आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास पुष्पासन से होता है। जिन फलों का विकास पुष्पासन से होता है उन फलों को आभासी फल कहा जाता है। इसकी रचना फिर कह रहा है सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहा जाता है। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। पुष्प के निषेचित मतलब अनिषेचित अंडाशय नहीं, निषेचित अंडाशय जिस अंडाशय का निषेचित हो चुका हो। तो यदि किसी पुष्प में या फिर हम कह सकते हैं किसी पौधे में फल का विकास पुष्पासन से हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो कौन सा फल कहलाएगा, आभासी फल। और जिसमें आभासी फल मतलब जिनमें पुष्पासन से विकास नहीं होगा उन्हें हम कहेंगे आभासी फल नहीं कहलाएंगे। जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कुछ ऐसे फल हैं जिनको आभासी फल की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इनके विकास में पुष्पासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब रही बात पुष्पासन क्या है, देखो पुष्पासन का मतलब क्या हो गया, पुष्प का आसन जिसपे पुष्प की समस्त संरचनाएं टिकी हुई हो उसे ही बोलेंगे पुष्पासन। जिसपे आपका वाह्य दल कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम सारी चीजें स्थित हो उसे ही आप क्या नाम दे सकते हैं, पुष्पासन। जैसे मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको।
ये वाला भाग पुष्पासन कहलाएगा। ये वर्तिकाग्र, ये आपका अंडाशय है, ठीक, फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और ये सारी संरचनाएं फूल के जिस भाग पर टिकी हुई हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। तो यदि पुष्पासन से पुष्प का फूल का मतलब फल का विकास होगा तो उसे हम कहेंगे आभासी फल, और सेब भी कुछ इसी प्रकार का फल है, आभासी फल। अब आगे क्या कह रहा है कि दोहरा निषेचन, यानी 2 बार निषेचन होने की प्रक्रिया। देखो, पराग नलिका में जो 2 नर युग्मक पराग नलिका में उपस्थित 2 नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। 2 नर केंद्रक का मतलब क्या हुआ कि एक ही नर युग्मक में, एक ही पराग नलिका में 2 केंद्रक होंगे और दोनों केंद्रक क्या करेंगे, नर युग्मक की तरह काम करेंगे। और जब ये भ्रूणपोष तक पहुंचेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और उसके केंद्रक के साथ संलयित यानी फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाता है, यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है और इस प्रकार की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। मतलब पराग नलिका प्रवेश की तो उसमें जो 2 नर युग्मक थे उसमें से एक क्या हुआ, अंड कोशिका से मिल गया, जिसको हमने निषेचन नाम दे दिया। जो दूसरा नर युग्मक बचता है, जो दूसरा वाला नर युग्मक बचता है वो 2 ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक से मिलता है और द्वितीयक केंद्रक के पास पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। इस प्रकार इस क्रिया को त्रिसंयोजन कहते हैं, क्योंकि द्वितीयक केंद्रक की संख्या 2, ध्रुवीय केंद्रक की संख्या 2 और एक नर युग्मक मिल गया तो 3 हो गई, इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंयोजन भी नाम दे सकते हैं। इस समय भ्रूणपोष के अंदर निषेचन की प्रक्रिया अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाओं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं और यहां एक भ्रूणपोष में 2 संलयन होता है, यानी 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। मतलब क्या है कि एक ही नर युग्मक में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रक, एक ही नर युग्मक में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रक में से एक आपका अंड कोशिका के साथ फ्यूज करेगा जो कि निषेचन कहलाएगी, दूसरा आपका 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाएगी। चूंकि निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होगी इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन। काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ये। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्तो चक्र क्या है। अरे भैया, पीरियड, एमसी, मैच्योर साइकिल, माहवारी सब इसी के नाम है। मादाओं, मादा का मतलब हो गया फीमेल यानी प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। मतलब हर 28वें दिन के बाद यह चक्र दोहराया जाता है, जिसे आर्तो चक्र अथवा मासिक चक्र अथवा ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जिसमें होता क्या है, स्त्री में यह लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। 12-13 की एज से शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं रजोदर्शन। 12-13 की एज में जब शुरू होता है तो इसको बोलते हैं रजोदर्शन। और 45 से 55 की आयु में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। यानी 12 से 13 साल में जब शुरू होगा तो रजोदर्शन, और 45 से 50 यानी 45 से 55 की एज में जब खत्म होगा तो इसको बोलेंगे रजोनिवृत्ति। इस चक्र में क्या होता है, अंडाशय से एक अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भाशय या गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। यदि किसी महिला, यदि किसी लड़की में आर्तो चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि वह गर्भ धारण करने में सक्षम है या फिर वह गर्भ धारण कर सकती है। आर्तो चक्र का जो नियमन है वो 2 प्रकार के हार्मोन्स करते हैं। इसको एक को बोलते हैं LH और दूसरे को बोलते हैं FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। यौन संबंधी रोगों को लैंगिक संचारित रोग, कौन सा रोग कहते हैं, लैंगिक संचारित रोग। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं STD, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
ये निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रकार इसका क्या है, क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस क्या है, यह सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला जीवाणु जनित सबसे अधिक होने वाला एक बैक्टीरियल एसटीडी है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। लक्षण क्या है इसके, इस रोग में पुरुष के शिश्न पर यानी लिंग पर गाढ़े मवाद जैसा स्त्राव होता है। पुरुष का जो लिंग यानी शिश्न होता है उससे गाढ़े मवाद जैसा स्त्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा व जलन महसूस होती है। और अगर स्त्रियों की बात करें तो इस रोग के कारण गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय व मूत्र नलिका में प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन, बर्निंग महसूस होती है। उपचार न होने पर यह श्रेणी प्रदेह रोग यानी पेल्विक इन एमेनेटरी डिजीज में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार से बंधिता का मुख्य कारण बनेगा, यानी वो महिला यानी वो स्त्री गर्भधारण करने में सक्षम नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सुजाक, जिसको बोलता है गोनोरिया। यह एक ग्राम निगेटिव जी निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। यह भी एक प्रकार का एसटीडी है जिसको डिप्लोकोकस जीवाणु नाइसेरिया गोनोरिया, इस रोग को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जीवाणु का नाम क्या है, नाइसेरिया गोनोरिया। लक्षण क्या है, इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरिनोजेनाइटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना, रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होना। सुजाक के लक्षण पुरुषों में अधिक प्रभावी होते हैं। सुजाक से अन्य विकार जैसे प्रमेह, जिसको गोनोरियल अर्थराइटिस कहते हैं, या पौरुष ग्रंथि प्रदाह प्रोस्टिएसिस कहा जाता है, मूत्राशय प्रदाह जिसको साइस्टिएसिस कहते हैं। स्त्रियों में जरायु प्रदाह यानी मेरिस्टिएसिस, डिंब प्रणाली प्रदाह जिससे हम सेपिनिंजिएटिस बोलते हैं, और बंधिता आदि इस रोगों के प्रमुख लक्षण हैं। सुजाक के प्रमुख लक्षण ये सारे हो गए। होता किससे है, नाइसेरिया गोनोरिया से। अगला है एड्स, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक वायरल रोग है, मतलब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब बैक्टीरियल डिजीज थी, लेकिन ये वायरल डिजीज है जो कि रिट्रोवायरस या एचआईवी या फिर लिम्फोट्रॉपिक विषाणु यानी वायरस टाइप 3 और HTLV-111 से होता है। लक्षण क्या है, लगातार बुखार आना, पेशियों में दर्द होना, रात में पसीना आना, लसिका ग्रंथियों का चिर अस्थायी विवर्तन, लिंग अथवा योनि से रिसाव, जननांगीय क्षेत्रों में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जेनाइटल हर्पिस। यह रोग टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स जीवाणु से होता है, जिसमें टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इस रोग का प्रमुख कारक है। लक्षण क्या है इसके, इस रोग में प्राथमिक लक्षण जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा, लसिका ग्रंथियों में सूजन आदि, छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है। तो ये सारे क्या हुए, इस रोग के प्रमुख लक्षण हुए, जिसको बोलते हैं जेनाइटल हर्पिस। नेक्स्ट क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी। पहला देखो क्या है, पुष्प का रंग, बीज का रंग, पौधे की लंबाई, बीज का आकार। पुष्प के रंग में बैगनी तथा सफेद रंग, बीज का रंग में हरा रंग तथा पीला रंग, पौधे की लंबाई में लंबा तथा बौना। ये सब आप प्रभावी और वो अप्रभावी हैं। बीज के आकार में गोल तथा झुर्रीदार, अगला है अनुवांशिक रोग क्या है। मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, अनुवांशिक रोग मतलब जो माता पिता से संतानों में संचारित होते हैं, ऐसे रोगों को कौन सा रोग कहा जाता है, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण वरांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। तब बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इन सभी रोगों को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक रोग। सबसे लास्ट और आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। जब किसी संकर
जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जब किसी संकर का किसी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकर, यानी बैक क्रॉस कहते हैं। जब प्रथम पीढ़ी के जीव व समयुग्म की अपवाबी लक्षण वाले जीवों के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहा जाता है। देखो चक्कर क्या है भाई, जैसे ये कैपिटल आर क्रॉस करा दिया मैंने किसके साथ, स्मॉल आर, क्या मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमको मिल गई प्रथम पीढ़ी, ये दोनों हैं इसके जनक यानी पेरेंट्स, ठीक, ये भी जनक है और ये भी जनक है, ये प्रथम पीढ़ी मिल गई। अब क्या करा कि जब किसी संकर अथवा किसी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक है। अगर किसी जनक के मध्य संकरण करा दिया गया, जैसे मैंने क्या ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा क्या ले लिया, स्मॉल डब्ल्यू, इसको जनरली मैंने कैसे क्रॉस करा दिया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से क्या मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो ये इसके पेरेंट्स हो गए और ये इसकी F1 पीढ़ी हो गई। इसको बोल सकते हैं संकर पूर्वज संकरण, मैंने टेस्ट करने के लिए किया। और जब F1 पीढ़ी को पुनः उसके पेरेंट्स से क्रॉस करा दिया जाए तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, यानी पहली पीढ़ी में जो संतान मिली उसको पुनः उसके जनक से क्रॉस करा दिया जाए, इसको बैक क्रॉस। और जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों को या संतानों को मतलब जनकों को आपस में क्रॉस किया जाए तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण और एक क्या है, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं और संकर पूर्वज संकरण को बैक क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब जब किन्हीं दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य केवल जानकारी के लिए क्रॉस कराया जाए, केवल टेस्ट किया जाए। तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा, हमको प्रथम पीढ़ी मिल जाएगी और प्रथम पीढ़ी में क्या होंगे, इन दोनों के लक्षण होंगे और इसमें से जिसका लक्षण प्रभावी होगा ये जो नई संतति आई है वो उसी की तरह दिखेगी। अगर मैं इसके विपरीत, ये तो टेस्ट क्रॉस की मैं बात कर रहा था, उसके विपरीत अगर मैं बैक क्रॉस की बात करूं तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि अब जो आपने जनक लिया यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को लिया और जब क्रॉस कराया तो जो प्रथम पीढ़ी मिली उसको फिर से जनक से क्रॉस कराया जाए। अब जब जनक से क्रॉस कराएंगे तो इसको बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस। और आई होप आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट्स मेंटेन करते रहिए, बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी और मेहनत को करते रहिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपके सपनों के लिए मेहनत करेगा, आप ही हैं जो अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, अपने काम में अपनी रुचि के अनुसार अपना सब कुछ 100% देकर अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना नोट्स बनाइए और अपने व्यक्तिगत इंप्रूवमेंट में अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं उसके लिए काम करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें और ऊंचे पायदान पर पहुंच सकें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।